हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप राजनीति शास्त्र से पॉलिटिकल साइंस से आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्रवक्ता हो, एलटी ग्रेड हो, किसी भी राज्य का हो, उत्तर प्रदेश या हो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार की आप कर रहे हो पीजीटी की, टीजीटी की, आपको पॉलिटिकल साइंस जहाँ भी पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो या मध्य प्रदेश सेट हो या अन्य स्टेट का अगर सेट है, तो आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो इस चैनल को आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले यूजीसी नेट जेआरएफ की जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको इसमें हम देंगे। और यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो ये मत समझिएगा कि आने वाली अन्य परीक्षाओं में नहीं पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे प्रश्न। अधिकतर प्रश्न बड़े परीक्षाओं से जो दिए रहते हैं उनका कॉपी करके छोटे छोटे परीक्षाओं में, जैसे पीजीटी की हो, टीजीटी की हो, प्रवक्ता की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, एलटी ग्रेड की, वहाँ पे पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन कराते हैं जो पॉलिटिकल साइंस का है। आपको बता दूं कि सभी परीक्षाओं के लिए ही इम्पॉर्टेंट है जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं। तो चलिए, अगर आपको सिलेबस चाहिए पॉलिटिकल साइंस का तो मैं आपको बता दूंगा आपको कौन कौन सा यहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले पहला प्रश्न ये देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान की जो प्रथम पाली की परीक्षा है 2020 की दिसंबर की और जून 2021 की है, वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो इसमें आपको सबसे पहले हम 2020 की दिसंबर की करा देते हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले ध्यान देना है, अच्छे से आपको सुनना है। आपको जो फैक्ट बताऊंगा उसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो चलिए, इसमें से पहला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। बी है, अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। और डी है, अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ये ऑप्शन आपका इसमें सही है। क्या है आपका? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें आपका ये ऑप्शन सही है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगर आपको इसको व्याख्या देना है, ये देख सकते हैं, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, यह कथन सही है। अधिकारों के समाज कल्याणकारी सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी देन है? समाज की देन है, तथा अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है। और समाज कल्याणकारी सिद्धांत की विस्तृत विवेचना लास्की ने किया है। किसने किया है? लास्की ने किया, जो है इंग्लैंड के एक प्रमुख विचार दार्शनिक रहे हैं। लास्की, हैरेल जोसेफ लास्की इनका नाम है पूरा। उसने कहा है कि समाज कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हैं, मेरे अधिकार नहीं है हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है। और आपको बता दें कि इनकी सबसे फेवरेट पुस्तक है ए ग्रामर पॉलिटिक्स। ए ग्रामर पॉलिटिक्स इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो आपको पेपर में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए आपको देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? आप ऑप्शन भले देख रहे हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको हमारे साथ साथ पढ़ना है। सामाजिक उदारवाद, सकारात्मक, पालने से कब्र तक कल्याण, न्यूनतम राज्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है आपका डी है, न्यूनतम राज्य। न्यूनतम राज्य का मतलब है जहाँ पर राज्य जो कम से कम काम करता है, न्यूनतम राज्य की बात करता है, वही आपका आधुनिक उदारवाद की पहलू में विश्वास नहीं रखता है। तो ये आपका है। अब देख सकते हैं आपको व्याख्या, आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं रखता है। तो मतलब ये कहता है कि आपको अधिकतम विश्वास राज्य में न्यूनतम विश्वास करता है, मतलब कहता है कि कम से कम हस्तक्षेप नहीं रखना चाहिए। वह कल्याणकारी राज्य अपने पालने से कब्र तक कल्याण में विश्वास रखता है। सकारात्मक उदारवाद यह विश्वास करता है कि व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित और संतुलित करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आपको देखिए, इनके प्रमुख समर्थक हैं जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, आप जानते होंगे, और टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन और हाब हाउस और लास्की भी इसके समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म के समर्थक हैं आपको। चलिए अब आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। अब देखिए यहाँ पे एक कथन है, पूछा गया है, हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है।
या किसका विचार है, या किसने कहा था कि हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के सांची रहे हैं? तो ये आपके हैं फ्रांसिस फुकुयामा। अब फ्रांसिस फुकुयामा आप जानते होंगे, जिन्होंने लिखा है इतिहास की अंत पुस्तक, इतिहास की अंत की पुस्तक, इतिहास की अंत की पुस्तक इन्होंने लिखा है फ्रांसिस फुकुयामा। आपको बताना है कि ये किस देश के हैं। आपको ऑप्शन दे देते हैं, अमेरिका के हैं, जापान के हैं, साउथ कोरिया के हैं, नॉर्थ कोरिया के हैं और फिलीपींस के हैं। फ्रांसिस फुकुयामा किस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, आपको बताना है। आपको बता दें कि इतिहास का अंत जो उन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि केवल अब दुनिया में केवल एक पूंजीवादी व्यवस्था ही रहेगी और साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो चुका है। फ्रांसिस फुकुयामा ने इस बात पर अपना विचार दिया है। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट, आपको जो इतिहास का अंत है उनकी ये पुस्तक है। आपको यहाँ बता देते हैं हम फुकुयामा का विचार क्या है। हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के सांची रहे हैं, यानी यह मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में है। पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। फ्रांसिस फुकुयामा का आपको यह विचार रहा है। देखिए आपको बता ही देते हैं, अमेरिकी लेखक हैं ये, और इनके जो पिता थे, माता थे, वो कहाँ के थे? जापान के थे। बाद में ये अमेरिका के बन गए थे नागरिक। ओके। फ्रांसिस उदारवाद, प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित किया है? स्वायत्त उदारवाद, कल्याणकारीवाद और परहितवादी विकासात्मक। तो प्रारंभिक उदारवाद में जो सीबी मैकफर्सन थे, उन्होंने किसका दिया है? स्वायत्त उदारवाद। चलिए ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। और देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, इसमें पूछा नहीं है, तो मतलब कौन सा विचार जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। आपको बता दें कि जो कार्ल मार्क्स थे वो निजी संपत्ति की बात नहीं करते थे, कहते थे कि जो सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और जो भी राज्य से पैदा होगा, जो भी मतलब यहाँ से पैदा होगा भूमि से, वो सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे, और जो ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा, और बेचने के बाद जो पैसा होगा उसे सब भागों में सब लोगों को बांट दिया जाएगा। तो अलगाव का सिद्धांत, एलियंस का सिद्धांत आपको जानते ही हैं, ये कार्ल मार्क्स का ही है अलगाव का सिद्धांत। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू, आप जानते ही हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो आपको मजदूर काम करते हैं, जो उसका लाभ फायदा होता है मजदूरों को न मिल करके पूंजीपति वर्ग को मिलता है। और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही भी कार्ल मार्क्स से संबंधित है, जबकि परिवार निजी संपत्ति की बात ये नहीं करते थे, न परिवार की बात और न निजी संपत्ति की बात, मतलब किसी की बपौती नहीं होगी संपत्ति, और राज्य के उद्भव को इन्होंने इनकार किया था। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1883 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि किसका किसका जन्म कब हुआ है, क्योंकि ये क्रम से लगाने के दे दिया जाता है। जिसे आप बताइए, लाक, हाब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इसमें कौन कौन सा पहला है? लाक, मार्क्स और हाब्स, लाक, रूसो। आप बताइए, हाब्स, लाक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इसमें कौन कौन से पहले आएंगे? आपको क्रम से लगाना है। तो चलिए आप बताइए, 4 लोगों का नाम दे रहे हैं, हाब्स और लाक, रूसो, जीन जेकस रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, हाब्स, लाक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। आप क्रम से बताइए इसमें वो कमेंट बॉक्स में कि कौन से इसमें पहले आएंगे। अगर आपको पूरा इनका डेट याद हो, किस सन में पैदा हुए थे, तो आपको लिखना है। चलिए अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कथन है, जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं वैचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? किसने कहा है ये चीज़? अरस्तू और माइकियावेली, हाब्स और रूसो। तो आपको इसमें बताना है, जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका सी, हाब्स। थॉमस हाब्स ने कहा है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है। आपको बता दें कि हाब्स और लाक, रूसो, ये तीनों कौन थे? तीनों सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ये प्रतिपादक हैं। मैकियावेली की आपकी पुस्तक है, इसमें आपकी बता दें, मैकियावेली की पुस्तक है
द प्रिंस, इन्होंने सबसे पहले ही शक्ति को राजनीति के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। और आपको बता दें कि अरस्तु की जो पुस्तक है आपकी है पॉलिटिक्स, और इन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। ओके, और हाब्स की पुस्तक का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बता देते हैं, इसका पुस्तक फेमस पुस्तक है लेवियाथन। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? थॉमस हाब्स की। और जो रूसो की पुस्तक है वह है सोशल कंटेक्ट थ्योरी। और द इमाइल, समान इच्छा और यथार्थ इच्छा की बात इन्होंने की थी रूसो ने। ओके, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे मैकाबर की एक पुस्तक है द वेव ऑफ गवर्नमेंट 1947। मैकाबर आपको किस लिए माने जाते हैं? तो मैकाबर आपको बता दें कि नौकरशाही के लिए कौन जाना जाता है? मैकाइवर, नौकरशाही के लिए। नौकरशाही का जो सबसे बढ़िया सिद्धांत दिया है, ज़्यादा विस्तृत कौन किया है? मैकाइवर ने किया है। मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का किया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक लिखी है? आपको बता दें कि द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक लिखी है किसने? मैकियावेली ने। अगर वार और की ज़्यादा बात आएगी तो आपको कौन समझना है? मैकियावेली समझना है। अगर कहे कि मनुष्य हमेशा जो प्राकृतिक अवस्था में गुस्सैल था, अनैच्छिक था, ये सब किसने किया है? हाब्स ने किया है। रूसो कहता था अगर दो शब्द आए, मनुष्य झगड़ालू था, दयालु था, दोनों अगर दो चीज़ अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे रूसो की बात। अगर द्वंद्व वाला अगर चिन्ह आता है, जैसे ये होता है ना द्वंद्व वाला चिन्ह, तो समझ लीजिए रूसो का है। दो चीज़ आपका उसमें रहता है। ओके, जो आपको मैं प्रसिद्ध पुस्तक है मैकियावेली की आपको बता ही दिया, द प्रिंस है। द प्रिंस जो है वो जो मैकियावेली है इटली का ये दार्शनिक था। चलिए, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है फ्रांज फैनन की है। और फ्रांज फैनन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये नाम आप बहुत कम सुने होंगे। तो फ्रांज फैनन ने कहा है कि क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। फैनन एक मनोचिकित्सक, बौद्धिक और राजनीतिक दार्शनिक भी रहा है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं। इससे पहले आपको व्याख्या कर देते हैं। जो फ्रांसीसी उपनिवेश मार्टिन था फैनन था, ब्लैक स्किन, राइट मास्क और रिचर्ड इसकी जैसी पुस्तक हैं जो उपनिवेशवादियों के उत्पीड़न के प्रभाव का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को हुआ है और आज 26 सितंबर है, तो मतलब एक दिन पहले ही मान सकते हैं आपको इनका बर्थडे गुजरा है। चलिए, जनसंघ के ये एक सदस्य थे, आरएसएस के भी रहे हैं और उन्होंने बढ़िया से अपना सिद्धांत दिया है, जिसे आप जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके विचारों को ये हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है, तो अणु के रूप में मनुष्य का विचार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकीकृत मानववाद, लोकतांत्रिक शासन, तो कौन सा भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, ये इनका भाग नहीं है। इन्होंने जो अपनी भारत की जो उपनिषदीय और वैदिक शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने सबसे बढ़िया जो उनके प्रसिद्ध माना जाता है, जिसमें विख्यात मिली थी, इन्होंने एकीकृत मानववाद के ये जो सिद्धांत थे उन्होंने दिया और बढ़िया से इसमें फेमस हुए। तो अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है, जबकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकीकृत एकात्म मानववाद, लोकतांत्रिक शासन उनके राजनीतिक दर्शन के अंग हैं। तो इस प्रकार से एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे अधिष्ठी और विशिष्ट है। इसमें उन्होंने बढ़िया से अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था? तो आप समझ सकते हैं किसने कहा होगा। बाल गंगाधर तिलक। ये बीजी तिलक, आपको पता है कि ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। और लाला लाजपत राय का संबंध किससे है? तो इन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश शासन को अंतिम कील के ताबूत शामिल होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। और ये पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और बी आर अम्बेडकर, आप जानते हैं ना, इनको जो पुस्तक थी शूद्र,
शुद्ध दूध इनकी पुस्तक बढ़िया से मानी जाती है। बीजा इनकी पुस्तक है, अच्छे से आपको पता ही होगा। चलिए अब आपको यहाँ व्याख्या न करके आपको सीधे ले चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। आपको आज 15 से 20 क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए अब आपको इसका उत्तर नहीं दिख रहा होगा, आपको बताना है भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बता दें कि नागरिकता संविधान के भाग 2 से है। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। तो चलिए आपको बताना है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। चलिए अब आपको बताना है किस अनुच्छेद से लेकर के भाग 2 में कौन सा वर्णन है। चलिए वैसे हम आपको बता देते हैं कि भाग 2 में अनुच्छेद 4 से 11 तक आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिल जाएंगे भाग 2 में। चलिए आपका ए ऑप्शन है नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। और दूसरा ऑप्शन है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। और सी है भारत एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने से और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। तो कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं है, आपको ये प्रश्न बताना है। चलिए आप बताइए। चलिए नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो आपको भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो अनुच्छेद जो संविधान कहता है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, इंड हो जाएगी। क्लियर? अगर आपने किसी देश की अन्य नागरिकता ली है तो स्वमेव भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। ये आपका कहता है भारत का संविधान। चलिए आप पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, मनुष्य की गरिमा और वर्ण आश्रम व्यवस्था, भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। तो जो ई रामास्वामी हैं उन्होंने किसके दिया है, किसके पक्ष में तर्क दिया है? तो मनुष्य की गरिमा के पक्ष में तर्क दिया है। आपको बताना है कि जो पेरियार ई रामास्वामी थे किस राज्य से संबंधित थे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि वो दक्षिण भारत के किसी राज्य से संबंधित है। अब आपको राज्य बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ओके चलिए अब आपको चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो कौन नौकरशाही राज्य को चेतना मानते हैं? कार्ल मार्क्स। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? अब राजनीतिक पार्टियां कौन कार्य नहीं करती हैं? जनमत बनाना, क्योंकि जनमत तो बनाती ही है, वो जनमत नहीं बनाएंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा। फिर आपको है सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना। सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाने का मतलब है जब वो समर्थन प्राप्त करते हैं तो अन्य राज्यों के अन्य पार्टियों के साथ सरकार बनाते हैं। ये भी सब उनका काम है। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, वो जनता को राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे वोट देना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब शिक्षा वो देते हैं। आपको वोट का अधिकार बताते हैं, वो क्या क्या आपको वोट देने से क्या क्या आपको फ़ायदा होंगे, क्या क्या हम आपको करने वाले हैं। तो उनका जो एक काम नहीं है न्यायपालिका में नियंत्रण रखना, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। न्यायपालिका सभी से स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका और विधायिका से। वह केवल संविधान से ही काम करती है, संविधान के अधीन वो काम करती है, ये आप कह सकते हैं। और किसी पार्टी के अधीन काम नहीं करती है, न किसी विधायिका के न किसी कार्यपालिका की। ओके फिर निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की विशेषता नहीं है? मूल्य आधारित अवधारणा, या फिर संस्कृति आधारित अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। अब फिर चलते हैं निम्नलिखित में किसने अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? आमंड पावेल, आमंड और कोलमैन, जीन ब्लाडेल और हेयू हेवले। तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन है कौन सा जो प्रकारों में भेद नहीं किया है अभिमुखीकृत और अन्य प्रतिमानित समूहों में, तो ये कौन है? आमंड और कोलबेल। चलिए आपको एक ऑप्शन बताइएगा, पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया है? पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया है? चलिए आप बताइए किसने दिया है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक दिया है जीन ब्लाडेल, एक ऑप्शन मान लीजिए आप, और आमंड पावेल, लूथर, गुलिक, उर्विक। आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें पांचों में से कौन सा एक सही है, किसने दिया है पोस्ट कार्ब का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है?
किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जिम का, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, और वासेनार एयर रेजिमेंट का, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का। तो भारत इसमें जिसका सदस्य नहीं है नियंत्रण प्रणाली का, वो है आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का। ओके, चलिए आज आपको 20 क्वेश्चन कराते हैं बस। हाँ, आपको ये थोड़ा सा इसमें व्याख्या कर देते हैं क्योंकि ये व्याख्या भी इम्पोर्टेंट है। भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी का सदस्य नहीं है। 1974 में भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया गया था। आपको बताना है कि जो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है आपको बताना है। बुद्ध के नाम पर रखा गया था। अब आपको बताना है इसके आगे क्या था। बुद्ध में लास्ट बता दिया हूँ, आपको यहाँ से बताना है यहाँ पे क्या आपका नाम रहेगा। चलिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया गया था। वर्तमान में इस ग्रुप में कुल 48 देश हैं शामिल हैं। इस ग्रुप में शामिल देशों के मध्य परमाणु सामग्री का आयात निर्यात बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है। भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य 2016 में बनाया गया। भारत इस समूह में शामिल होने वाला 35वां देश है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप AG में भारत सहित कुल 42 देश हैं, जबकि 2017 में भारत वासेनार रेजिमेंट 42वां सदस्य बना था। यह परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करने वाला समूह है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नौ यथार्थवादी सिद्धांत के संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? कर्ता आया राजक प्रवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना, और इसमें आपका जो राइट आंसर है राज्य सतत एकाधिकार पूंजी की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ओके, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन। कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? अनियंत्रित विकास, पीढ़ीगत समस्या के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण हौस के बिना विकास, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता को संतुष्ट करना। तो कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है आपको पूछा है, नहीं पूछा है तो आप ध्यान दीजिएगा पेपर में। अनियंत्रित विकास आपका नहीं है सतत विकास का लक्षण। ओके, फिर आपका चलते हैं 20वां क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है। निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधिकीय संकल्पना को जोड़ा है? इमैनुअल वालेस्ट्रैग ने किसकी सिद्धांत को परिकल्पना को जोड़ा है? अर्ध परिधिकीय संकल्पना को जोड़ा है। तो आपका ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20वां था। और आपको बता दें कि यह किसी भी परीक्षा, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से TGT, PGT, प्रवक्ता, LT ग्रेड, नेट JRF, MP सेट, बिहार सेट, बिहार या स्टेट, किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा से आप संबंधित देते हैं एग्जाम, तो आपको उसमें ये पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको तेज़ी से सुनना है, रिवीजन करना है, तो आप इसे 1.75x या 2.0x में स्पीड करके तेज़ी से सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और अपने कंटेंट में हम कैसे सुधार करें आपको यह भी बताना है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।